गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर 10 अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसके अंदर पूरे प्रत्यावर्ती धारा के अंदर जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके डेरिवेशन और प्रत्यावर्ती धारा का कहाँ यूज होता है, इससे चलने वाले उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या चीज है। अब धारा हमने शुरुआत में पढ़ा था यूनिट 2 में चैप्टर 3 में धारा। तो धारा आपकी कितने टाइप की होती है? धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है दिष्ट धारा और एक होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, धारा के बारे में पढ़ा था हमने। धारा क्या होती है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा। तो धारा का सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन में T। ठीक है, समय के साथ यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर यानी समय के साथ उसको मापा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? धारा। धारा कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक दिष्ट धारा होती है और एक प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, दिष्ट धारा हमारी, तो दिष्ट धारा क्या होती है? दिष्ट धारा वो धारा होती है, देखो धारा जो है ओम का नियम हमने पढ़ा है, V समानुपाती क्या होता है? I। V क्या है? परिपथ का वोल्टेज और I क्या है? उसमें बहने वाली धारा। यानी वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी क्या होती है? बढ़ती है। वोल्टेज घटता है, करंट घटती है। दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। यानी परिपथ के अंदर दो चीजों का प्रभाव होता है, वोल्टेज का और दूसरा करंट का। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है। तो धारा दो चीजों से मिलकर बनी है, मतलब दो का इसमें क्या है? प्रावधान है, वोल्टेज और करंट। ठीक है, तो दिष्ट धारा अगर किसी परिपथ में बह रही तो दिष्ट धारा जो होती है वो आपकी बिल्कुल कैसी बहती है? एक समान। मतलब उसका समय जो है, मतलब समय के साथ उसका परिपथ रास्ता नहीं बदलता है। ठीक है, दिष्ट धारा वह धारा है जो समय के साथ जिसकी चाल मतलब कि इसका परिपथ के साथ उसकी दिशा न बदले, है ना, एक ही दिशा में बहती रहती है। ठीक है, दिष्ट धारा वह धारा होती है जिसका मान समय के साथ यानी इसकी दिशा नहीं बदलती है, एक ही दिशा में बहती है, चाहे उसका परिमाण बदले या ना बदले। परिमाण से मतलब कि उसकी जैसे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब कम या ज्यादा धारा प्रवाहित करने के बाद भी उसकी क्या नहीं बदलती है? उसकी दिशा नहीं बदलती है। ठीक है, वह धारा हमारी क्या होती है? दिष्ट धारा। और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है? समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से हर सेकंड में क्या होगा? बदलता रहता है और उसका परिमाण भी क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, ये दिष्ट धारा की क्या है? दिशा। कभी ये ऊपर चलती है तो कभी कहाँ चलती है? नीचे। ठीक है, यहाँ पे होता है जीरो, इसको क्या बोलते हैं हम? धारा का आयाम। ठीक है, और ये जो ऊपर चलती है इसको बोलते हैं क्षण, नीचे चलती है तो क्या बोलते हैं? गर्भ। फिर से क्या आ गया? क्षण। इन दो क्षणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, धारा किस रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारी प्रत्यावर्ती धारा। और वह धारा जिसका मान समय के साथ उसकी दिशा नहीं बदलती, एक ही दिशा में बहती है, चाहे उसका परिमाण बदले या नहीं बदले। ठीक है, वो कौन सी हो गई? दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, अब देखो साथ में फिर क्या होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, ये भी वही होगा। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल मतलब E। ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह बल होता है जो जिसका मान भी क्या होता है? निरंतर आवर्ती रूप से बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को कैसे दर्शाते हैं? E से दर्शाते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का एक समीकरण होता है E बराबर E0 sin ओमेगा t। देखो E0 क्या है? इसका शिखर मान है, ओमेगा इसकी चाल है और t क्या है? समय। ठीक है, तो धारा का समीकरण क्या होता है? I बराबर E अपॉन में R। I बराबर E की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो E0 sin ओमेगा t और अपॉन में क्या है? R। इस R को E0 के नीचे ही मान लो तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? मान लीजिए नियतांक। ये होगा I बराबर I0 sin ओमेगा t। ये प्रत्यावर्ती धारा का क्या है? समीकरण। ये काम आएगा आगे। यहाँ पे I क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का मान। I0 क्या है? धारा का शिखर मान, ओमेगा उसकी कला और t क्या हो गया? समय। इसी प्रकार इसको देखिएगा, जितने प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होगा V बराबर V0 sin ओमेगा t।
गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज V0, वोल्टेज का शिखर मान, ओमेगा कला और T समय। ये दोनों समीकरण देखो, इन दोनों में जो चाल है वोल्टेज और करंट की, दोनों की क्या है समान, मतलब दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। ये फेजर एक आरेख देखो, यहां से देखो अगर धारा चली तो यहीं से क्या चल रहा है आपका वोल्टेज भी साथ में चल रहा है, मतलब दोनों कैसे चलते हैं परिपथ में साथ में। लेकिन कई बार कंडीशन क्या होगी कि वोल्टेज आगे रहेगा या धारा पीछे हो जाएगी, या धारा आगे हो जाती है तो वोल्टेज पीछे हो जाता है। तो वो किससे पता चलेगा, इन दोनों की चालों से। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, कुछ परिभाषाएं हैं। आयाम या शिखर मान, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, ठीक है, इसकी अधिकतम पीक वैल्यू, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को उसका क्या कहते हैं, शिखर मान कहते हैं। काय से दर्शाते हैं, I0 से दर्शाते हैं। ठीक है, अगला होता है आवर्तकाल। तो प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र पूर्ण करने में, ये देखो यहाँ से जब धारा चलती है, एक बार ऊपर चलती है और एक बार नीचे चलती है, इसको बोलते हैं पूरा धारा का एक चक्र। तो देखो इसको 4 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, ये यहाँ पे 0 से ये इतना चलती है तो क्या बोलेंगे इसको 90 डिग्री। 90 से यहाँ पे चलेगी तो ये पूरी सरल रेखा कितना बन गया 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री, और ये पूरा एक चक्र यानी कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, ये आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे, कितना चलती है धारा एक चक्र में 360 डिग्री। ठीक है, आवर्तकाल तो परिभाषा क्या होगी, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में धारा जितना भी चलती है, ठीक है, एक पूर्ण चक्र में धारा जितना चलती है उसको क्या कहते हैं, उसका धारा का आवर्तकाल। एक पूर्ण चक्र में लगने वाला समय क्या हो गया, आवर्तकाल कैसे दर्शाते हैं, आवर्तकाल को T से दर्शाते हैं। समय क्या होता है, मात्रा क्या होगा सेकंड। ठीक है, हर होती है आवृत्ति, धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेती है वो क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति। आवृत्ति को काय में मापा जाता है, हर्ट्ज में। ठीक है, अब एक डेरिवेशन है वर्ग माध्यम मान और शिखर मान में हम धारा के वर्ग माध्य मूल मान, इसको बोलते हैं IRMS, और शिखर मान, शिखर मान मतलब I0 में संबंध। एक क्वेश्चन है ये, धारा के वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल का मतलब होता है, वर्ग मतलब क्या होता है आपका रूट, माध्य का मतलब होता है मीन। ठीक है, मूल मान रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर मतलब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर। तो वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS, और शिखर मान मतलब क्या हो गया I0। इन दोनों में क्या निकालना है, संबंध निकालना, रिलेशन निकालना। तो इसके लिए आपको शुरुआत में एक समीकरण की जरूरत पड़ेगी जो आपको याद करके जाना, या फिर एक परिभाषा है इसकी शुरुआत में, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, उससे बता सकते हैं। ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान मतलब IRMS, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का वर्ग धारा के एक पूर्ण चक्र पर, पूर्ण चक्र मतलब 0 से एक चक्र लगने में पूरा जब धारा चलती है ऊपर और एक चक्र नीचे, तो एक पूर्ण चक्र में समय क्या होगा 0 से T। ठीक है, एक पूर्ण चक्र पर I² के माध्य के क्या होता है, कर्व।
ये इसकी परिभाषा, ठीक है। आई स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर, ठीक है। धारा के एक पूर्णचक्र पर वर्ग माध्यम मान यानी आरएमएस का मान जो होता है वो धारा के एक पूर्णचक्र पर यानी 0 से t पर आई स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होता है। नीचे क्या लेना है आपको t, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस समीकरण को लेके चलना। आई क्या होता है देखो हमारे लिए आई क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। तो हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, आई बराबर क्या होता है I0 sin ओमेगा t, समीकरण 1, ठीक है। यहाँ से ये जो आई है इसका मान है क्या रख देंगे अपन, इसमें रख दो समीकरण 1 में y1 आई स्क्वायर RMS इक्वल 0 से t, आई के ऊपर क्या है I0 sin ओमेगा t और में t पूरे का dt। देखो ये समीकरण लेके चलना है। आई की वैल्यू रखी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, यहाँ से इसकी वैल्यू उठाया कर रखी, यहाँ पे और इस पूरे का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या लगा देते हैं स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ देखो ये I0 sin ओमेगा t इस पूरे का स्क्वायर, यहाँ से I0 को बाहर करेंगे तो स्क्वायर बाहर निकलेगा, I0 का स्क्वायर और बटे में से t को नीचे से बाहर कर दिया, अंदर बचेगा 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा t dt। इस पूरे का क्या करेंगे समाकलन, ठीक है। परंतु t की वैल्यू रख देते हैं, t बराबर, t क्या है समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, ठीक है। तो जब धारा एक पूर्ण चक्र चलती है यानी कितना चलती है वो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई और उसकी चाल क्या आती है ओमेगा, t की वैल्यू रख देते हैं आई RMS स्क्वायर इक्वल I0 का स्क्वायर और बटे में t की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू 2 पाई बटे ओमेगा 0 या लिमिट में भी आ जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा sin स्क्वायर ओमेगा t dt। अब इसका क्या कर देते हैं समाकलन, sin स्क्वायर समाकलन नहीं होगा है ना, sin स्क्वायर का समाकलन नहीं होता तो क्या करेंगे फिर इसको चेंज करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फा, cos 2 थीटा होता है, ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, लेकिन अपने पास जो है वो है sin स्क्वायर ओमेगा t, मतलब यहाँ जो साइन का कोण है वो है ओमेगा टी, ठीक है। तो अपन भी कोण चेंज कर देते हैं, थीटा की जगह क्या ले लेंगे ओमेगा टी ले लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, इसको उधर लेके आते हैं 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, फिर साइन स्क्वायर को अकेला कर लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन में, तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, ये हो जाएगा I RMS स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ये ओमेगा ऊपर जाएगा तो ओमेगा I0 स्क्वायर अपॉन में 2 पाई 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन में 2, इस 2 को भी बाहर कर देते हैं, 2 और 2 कितना हो गया 4 पाई, तो यहाँ पे लग जाएगा dt। अब इसका क्या कर देते हैं समाकलन, ओमेगा I0 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, इसका समाकलन करेंगे 1 का क्या हो जाएगा 0, सॉरी 1 का आएगा t माइनस cos का समाकलन क्या होता है sin, ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा t और एंगल का फिर से समाकलन होगा तो क्या निकलेगा 2 ओमेगा, इसकी लिमिट रख देते हैं
अब इसकी लिमिट रखना है, ठीक है, दोनों जगह। ओमेगा I0 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। देखो एक बार t की जगह क्या रखते हैं अपन 2 पाई बटे ओमेगा माइनस, फिर t की जगह क्या रखते थे एक बार 0, फिर इसमें तो माइनस पहले से माइनस, एक बार साइन 2 ओमेगा। अब इस t की जगह वैल्यू रखना तो 2 पाई बटे में ओमेगा और में 2 ओमेगा, और फिर ये लिमिट रखेंगे तो माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन 2 ओमेगा, और t की जगह अब क्या रखा जाएगा 0 और में 2 ओमेगा। ओमेगा I0 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई 2 पाई बटे ओमेगा, ये तो 0 है, माइनस यहाँ देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 पाई 4 पाई, 4 पाई मतलब 360 पे तो साइन 0 होता है, फिर 360 पे साइन 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गया 3 माइनस, यहाँ पे साइन का एंगल पूरे 0 में मल्टीप्लाई है तो पूरा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ये तीन वैल्यू 0, इन दोनों का क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर कर देता हूँ। यहाँ देखो हमारे पास अब बचा है I/RMS का स्क्वायर इक्वल ओमेगा I0 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई होगा अंदर एक वैल्यू से 2 पाई बटे ओमेगा, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 5 से 5 गया और 2 से 4, I/RMS स्क्वायर इक्वल I0 का स्क्वायर बटे में क्या बचा 2, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा रूट I/RMS का स्क्वायर अंडर रूट में I0 स्क्वायर बटे में 2, ये 0 स्क्वायर से रूट कैंसिल, I/RMS इक्वल ये होगा I0 अपॉन में क्या बचा रूट 2, 1/2 होगा, 1/2 की वैल्यू होती है I/RMS इक्वल होता है 0.707I0, ये इन दोनों में क्या आ गया है संबंध। इसके बाद एक अंतर है दोनों में, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है जिसका मान समय के साथ, जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या होते हैं आवर्ती रूप से बदलते हैं, और दिष्ट धारा क्या होती है जिसका मान बदले या न बदले लेकिन इसकी दिशा कभी भी नहीं बदलती, स्थिर रहती है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव को नहीं दर्शाती, केवल ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है, यानी इससे जो चलने वाले उपकरण होते हैं वो हीट देते हैं, ठीक है। और दिष्ट धारा जो होती है इसको, ये धारा चुंबकीय, रासायनिक और ऊष्मीय तीनों प्रभावों को दर्शाती है। प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले उपकरण भी जो होते हैं वो ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर होते हैं, और दिष्ट धारा को मापने वाले उपकरण जो होते हैं वो चुंबकीय प्रभाव का आधार होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है और दिष्ट धारा का उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने या विद्युत लेपन में इस धारा का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा का, और विद्युत चुंबक या विद्युत लेपन में इस धारा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा का नहीं किया जाता। 5-6 पॉइंट है, कोई से भी याद कर लेना इसके। अब अगली चीज है हमारे पास प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, ठीक है। थोड़ी सी इसकी डिटेल दे देता हूँ, इसके डेफिनेशन कब से स्टार्ट करें। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा। देखो 3 चीजें, प्रतिरोध आप पढ़ चुके हो, 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, किसी चालक में बहने वाली धारा के मान में जो
अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। प्रतिरोध का मात्रक भी क्या है, ओम है। ठीक है, ये क्या हो गया प्रतिरोध। लेकिन जब किसी परिपथ में कुछ प्रतिरोध ज्यादा हो, मतलब कोई ऐसी चीज लगा दी जाए जिससे प्रतिरोध बहुत ज्यादा धारा के मार्ग में क्या होती है, रुकावट, तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिघात। और जब उससे भी ज्यादा आ जाता है तब हो जाती है प्रतिबाधा। ठीक है, जब किसी परिपथ में कोई चालक धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, लेकिन जब किसी परिपथ में या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई संधारित्र जुड़ जाता है या प्रेरक कुंडली, ठीक है, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में या तो कोई संधारित्र हो या कोई प्रेरक कुंडली हो, संधारित्र मतलब कि ये और प्रेरक कुंडली मतलब कि ये, इन दोनों में से कोई एक जुड़ा हो तो उस परिपथ को प्रतिरोध को प्रतिघात कहा जाता है। अगर संधारित्र जुड़ा है तो संधारित्र को हम C से दर्शाते हैं और प्रेरक कुंडली को हम L से दर्शाते हैं। तो संधारित्र का प्रतिघात हो गया C और प्रेरक कुंडली का प्रतिघात क्या हो गया, XL। प्रतिघात को काय से दर्शाएंगे हम, X से। अगर संधारित्र जुड़ा है तो बेस में C, अगर केवल कुंडली जुड़ी है तो बेस में L। ठीक है, इन दोनों का मात्रक भी क्या है हमारा, ओम। अब कितनी चीज हो गई हमारे पास, 1 2 3। अब इन तीनों में से जब परिपथ में दो जुड़े हो, कोई एक जुड़ा हो इन दोनों में से तो प्रतिघात होगा। केवल प्रतिरोध है तो नॉर्मल प्रतिरोधी है, प्रतिरोध मतलब कि ये। लेकिन जब इन तीन में से कोई दो जुड़े हो या तीनों जुड़े हो तो क्या बन जाती है, प्रतिबाधा। ठीक है, मतलब या तो प्रतिरोध जुड़ा हो या तो प्रतिरोध और क्या जुड़ गई हो, कैपेसिटर हो गया। ठीक है, मतलब आरसी हो गया या एलसी हो गया या आरएल हो गया या एलसीआर हो गया। देखो, संधारित्र, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक कुंडली, प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली या तीनों, ये चार ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या होता है, परिपथ में प्रतिबाधा आ जाती है। प्रतिबाधा को भी कैसे, Z से दर्शाते हैं और प्रतिबाधा का मात्रक भी क्या हो गया, O। तो कितने परिपथ पढ़ने हैं, 7। एक केवल प्रतिरोध का, एक केवल धारिता के लिए, एक केवल कुंडली के लिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, 7 डेरिवेशन होंगे। तो ये तीनों ध्यान रखना। इसके आगे के डिटेल अगले डेरिवेशन में